बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 12 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और यस, न्यू टॉपिक से आगाज करेंगे हम अपना लेक्चर नंबर 12 का, विच इज OSPF कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। इससे पहले हम EIGRP को खत्म कर चुके हैं। EIGRP की लैब पे हमने अपना पिछला लेक्चर खत्म किया था और अभी हम CCNP राउट एग्जाम का जो लेंथियस्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। एंड दैट लेंथियस्ट टॉपिक इज OSPF, क्योंकि देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, सो मेनी कंपोनेंट्स से मिलकर ये OSPF बना है। और बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, सो हमें जो है वो कोई भी डिटेल कोशिश करेंगे कि हम काफी सारी डिटेल कवर करें और हमारा वे ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली सेम ही रहेगा जो हमने EIGRP में किया था, कि हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम जो भी हमने थ्योरी में कवर किया होगा उसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। मैं एक पूरी लैब डिजाइन करूंगा और फिर हम उसकी पूरी की पूरी एक लैब करेंगे, एक्सटेंसिव लैब करेंगे। Before we go further, I must say thank you very much for all your comments, all your feedback on the previous lectures. बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस पे, और क्योंकि हमें दैट्स द ओनली वे कि हमें पता चल सके कि हम जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो एक्चुअली अप्रोप्रिएटली डिलीवर हो रहा है, प्रॉपरली डिलीवर हो रहा है, आपको उससे कोई मसला तो नहीं हो रहा। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर फीडबैक। ये फीडबैक देते रहा करें और हमें बताते रहा करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आए तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक, OSPF कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। सो OSPF इज वन अनदर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल शुमार किया जाता है। There are two protocols actually. So there is one which is OSPF and there is another one ISIS. ये दोनों प्रोटोकॉल लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में शुमार किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो रिप है, चाहे वो EIGRP है, चाहे वो द माइटीएस्ट प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट BGP है, वो भी, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर उसके अंदर आते हैं। सिर्फ OSPF और ISIS को लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में शुमार किया जाता है। डिफरेंसेस देखेंगे कि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में डिफरेंसेस कहां पर आते हैं। तो OSPF में देयर आर 3 डिफरेंट टेबल्स वी हैव। सबसे पहले तो है हमारे पास नेबर टेबल। नेबर टेबल इज एग्जैक्टली सेम जो कि हमारे पास EIGRP में भी है। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये एक राउटर है, 3 डिफरेंट राउटर से लेट्स से ये अटैच है और ये OSPF रन कर रहा है इन तीनों लिंक्स पर, और तो ये क्या करेगा, ये राउटर अपने नेबर टेबल के अंदर इन तीनों राउटर्स को एज अ नेबर लिस्ट कर लेगा। दैट इज द नेबर टेबल। उसके बाद है हमारे पास टोपोलॉजी टेबल। अब OSPF का टोपोलॉजी टेबल टोटली डिफरेंट है EIGRP से। कैसे डिफरेंट है? EIGRP में हमारे पास क्या होता था कि EIGRP में लेट्स से हमारे पास ये एक राउटर है, ये आगे एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेट्स से इस तरह से। तो इसके पास इस नेटवर्क Y की तरफ पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक यहां से और एक यहां से। तो ये क्या करेगा, ये अपने टोपोलॉजी टेबल के अंदर एक को प्राइमरी राउट रख लेगा, एक को बैकअप राउट रख लेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि वो बैकअप राउट कैसे रखेगा, क्यों रखेगा, रखेगा भी या नहीं रखेगा, वो सारी डिस्कशन हम EIGRP में कर चुके हैं। तो इसमें वो क्या करेगा कि अगर लेट्स से कि फॉर एनी रीजन प्राइमरी डाउन हो जाता है तो वो फौरन ही बैकअप पे स्विच ओवर कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि इस राउटर को सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन पता है जो इसके नेबर ने इसे बताई है। इससे आगे क्या हो रहा है इसको नहीं पता। इससे नहीं पता कि ये राउटर लेट्स से कि ये R1 है, ये R2 है, तो R1 को ये नहीं पता कि R2 नेटवर्क Y की तरफ कैसे जा रहा है। क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, या उससे आगे 2-3 राउटर्स या 2-3-4-5 हॉप्स आगे करके वो नेटवर्क है। R1 को इसकी कोई डिटेल नहीं पता। इसको सिर्फ इतना पता है कि भी मुझे सिर्फ मेरे नेबर का पता है,
आगे मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दैट्स वे द डिफरेंट कम्स इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में क्या होता है? ओएसपीएफ में हमारे पास होता है दिस समथिंग कॉल्ड एरिया। सो लेट्स से दिस इज व्हाट वी हैव, एन एरिया। इस एरिया के अंदर वी हैव सर्टेन राउटर्स। सो लेट्स से कि हमारे पास ये राउटर्स हैं इस एरिया के अंदर और ये आपस में किसी भी फॉर्मेशन में कनेक्टेड है। अब यहां पे क्या होगा कि लेट्स से विल टॉक अबाउट दिस राउटर। इस राउटर को हर एक लिंक का पता होगा जो इस एरिया के अंदर है, हर एक राउटर का पता होगा जो इस एरिया के अंदर है, हर एक नेटवर्क का पता होगा जो इस एरिया के अंदर रन हो रहा है। हर डिटेल इस राउटर को अपने पूरे एरिया के बारे में इसको पता होगी। इसी तरह एग्जैक्टली सेम इस राउटर को जितने भी राउटर्स हैं इस एरिया के अंदर सबको उस पूरे एरिया की डिटेल, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता होगी। इसीलिए ओएसपीएफ जो है वो शुमार किया जाता है कि इट इज प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोटोकॉल, क्योंकि उसके पास पूरी एरिया की डिटेल होती है। अब अगर एरिया में 2 3 4 राउटर हो तो ऑब्वियसली वो प्रोसेसर इंटेंसिव नहीं होगा, बट अगर एरिया में यू हैव 30 40 50 राउटर्स तो आप देखें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट बन सकती है और कितनी बड़ी एक राउटर के लिए उसके लिए बन सकती है कि कितना बड़ा उसको व्यू लेना है अपने पूरे एरिया का उसको देखने के लिए, और उसके प्रोसेसर के ऊपर वो काफी बर्डन डाल सकता है। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास इस एरिया के अंदर लेट्स से कि ये लिंक जो है वो डाउन हो जाता है, तो इस राउटर को पता चल जाएगा कि भाई ये लिंक यहाँ पे डाउन हुआ है। इस राउटर को भी पता चल जाएगा, इस राउटर को भी पता चल जाएगा, इस एरिया के अंदर जितने भी राउटर हैं उन सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये लिंक डाउन हो गया। वो क्या करेंगे, वो फिर अपना एल्गोरिदम दोबारा रन करेंगे कि क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है, जो भी नेटवर्क हमारे पास लॉस हुआ है उस तक पहुंचने का, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है या नहीं है। वो फिर दोबारा एल्गोरिदम उसको रन करेंगे और अपना राउटिंग टेबल दोबारा से उसी तरह से पॉपुलेट करेंगे। अब यहां पे ये जो एल्गोरिदम रन करते हैं दैट्स कॉल्ड एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम इन्वेंट किया था, बनाया था, मेड बाय दिस गाय नेम्ड डाइजेक्स्ट्रा। वेरी जीनियस गाय। इसने और भी बहुत सारे जीनियस काम किए हैं। इफ यू सर्च हिम ऑन मीडिया विकी, ऑन विकीपीडिया, आपको इसके बहुत सारे और थीसिस और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वेरी जीनियस गाय। इसने ये एल्गोरिदम लिखा कि किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट्स द बेस्ट वे, तो वो एल्गोरिदम जो हम अपने राउटर्स के अंदर, जो अपनी डिवाइसेस के अंदर यूज कर रहे होते हैं, वो इस दैट इज रिटन बाय दिस गाय। अब जैसा कि हमने कहा कि अगर लग से कि यहाँ पे एक लिंक डाउन हुआ तो इस राउटर ने भी एसपीएफ एल्गोरिदम को दोबारा रन किया, इस राउटर ने भी एसपीएफ एल्गोरिदम को दोबारा रन किया। जितने भी राउटर्स एरिया के अंदर मौजूद है उन सारों ने एसपीएफ एल्गोरिदम को हर उस टाइम रन किया जब जब कोई भी ट्रिगर्ड अपडेट एरिया के अंदर हुई है, वेदर के कोई लिंक डाउन गया है या कोई लिंक अप हुआ है, कोई भी ऐसी कोई भी ट्रिगर्ड अपडेट आई है, एसपीएफ एल्गोरिदम तमाम के तमाम राउटर्स एरिया के अंदर उन सब के अंदर रन होता है। दैट्स ऑल्सो वाई कि ये एक राउटिंग प्रोसेसर के ऊपर, जो राउटर का प्रोसेसर है उसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाल सकता है। उसके बाद हमारे पास राउटिंग टेबल है, तो जब हमारे पास जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इस राउटर के पास इनिशियली आ जाती हैं कि अच्छा इसके पास ये राउटर कनेक्टेड है, ये वाला राउटर कनेक्टेड है, ये वाला राउटर कनेक्टेड है, फिर ये क्या करता है, ये एसपीएफ एल्गोरिदम रन करता है और अपने अंदर बेस्ट पाथ जो है वो राउटिंग टेबल के अंदर डाल देता है। अगर फॉर एनी रीजन वो पाथ अनअवेलेबल हो जाता है तो ये एसपीएफ एल्गोरिदम को दोबारा रन करना पड़ता है देखने के लिए कि क्या कोई और रास्ते से मैं इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूं या नहीं।
एंड फाइनली के ट्रिगर्ड अपडेट्स होती हैं इसकी, जैसे रिप के अंदर होता है तो वैसे बिल्कुल नहीं होता कि पूरे का पूरा राउटिंग टेबल नेबर इसे दे रहा है, बिल्कुल नहीं होता। जब तक एरिया के अंदर कोई अपडेट नहीं होगी, कोई ट्रिगर नहीं होगा, तब तक राउटर को एसपीएफ एल्गोरिदम रन करने की जरूरत नहीं है। एक दफा जो इनिशियली जब वो अप होते हैं, उनके नेबर्स अप होते हैं, उसी वक्त वो एसपीएफ एल्गोरिदम रन होता है, और फिर उसके बाद तब तक नहीं होता जब तक कोई भी ट्रिगर्ड अपडेट नहीं आती। उसके बाद हमारे पास है OSPF एरिया डिजाइन। सो हमारे पास देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमें डेफिनेटली कंसर्न करनी पड़ती हैं जब हम अपना OSPF को डिजाइन करते हैं। हमें कुछ चीजों का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, मस्ट बी कंसिडर्ड, कि वो चीजें उस डिजाइन के अंदर दे मस्ट बी अवेलेबल, वो लाजमी है कि वो अवेलेबल होंगी तो OSPF का डिजाइन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसमें सबसे पहले जो चीज है वो है कि जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास एरिया होते हैं OSPF के अंदर। सो ये हमारे पास एक एरिया है, एरिया 0, और इस एरिया से डिफरेंट अदर एरियाज कनेक्टेड हैं। हमारे पास एरिया 1 कनेक्टेड है, एरिया 2 कनेक्टेड है, एरिया 3 कनेक्टेड है, एरिया 4 कनेक्टेड है। सो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है फॉर OSPF डिजाइन टू वर्क, फॉर OSPF टू वर्क, विच इज कि जितने भी एरियाज आपके पास हैं वो सारे एरिया 0 से कनेक्टेड होने चाहिए। द रीजन बिहाइंड दिस कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि एक एरिया ऐसा होना चाहिए जिसको बाकी तमाम एरियाज का पता होना चाहिए कि वहां तक रीचेबिलिटी कैसे होगी। अब वो आगे आके हम डिटेल में देखेंगे कि वो उसे कैसे पता चल जाता है कि वो हमने दूसरे एरिया के अंदर कैसे जाना है एंड ऑल दैट। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक एरिया है, एरिया 0। एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनको सिर्फ अपने एरिया के बारे में पता होता है कि मेरे एरिया के अंदर क्या हो रहा है, कितने राउटर्स हैं, कितने लिंक्स हैं, ट्रिगर्ड अपडेट कौन सी हो रही है, क्या हो रहा है, अपने एरिया का सब पता होगा। बट लेट्स से कि यहां पे हमारे पास ये है एरिया 2, यहां पे भी हमारे पास डिफरेंट राउटर्स हैं। लेट्स से कि यहां पे ये लिंक डाउन हो जाता है, इसकी अपडेट इस एरिया के अंदर नहीं जाएगी। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस एरिया, कि अगर एक एरिया के अंदर कोई अपडेट हो रही है तो वो दूसरे एरिया तक फ्लड नहीं होगी। अब इमेजिन कि आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से आप कराची के अंदर आपके पास जितने ऑफिसेज हैं, 10 20 15 20 ऑफिसेज, जितने भी आपके पास ऑफिसेज हैं, आप उनके उन सारों को लेकर आप एरिया 1, आपने उसे एरिया 1 बनाया हुआ है। आपके पास लाहौर के अंदर जितने ऑफिसेज हैं आपने उसे एरिया 2 बनाया हुआ है। इस्लामाबाद में जितने ऑफिसेज हैं वो एरिया 0 में है। और यहां पे क्या होगा कि वो राउटर्स जो दो एरियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, these are called area boundary routers, ABRs। सो जैसा कि हमने कहा, यस, यहां पे हमारे पास कराची में एक एरिया रन हो रहा है, इस्लामाबाद में एरिया 0 है, लाहौर में एक एरिया है। इनको कनेक्ट करने वाला जो राउटर है वो है ABR, बोथ ऑफ देम। अब यहां पे हमने कहा कि जितनी भी अपडेट होंगी वो लोकलाइज रहेंगी, कि एक एरिया के अंदर अगर कोई भी अपडेट हो रही है वो दूसरे एरिया के अंदर नहीं जाएगी, नहीं पॉपुलेट होगी। बिकॉज श्योरली यहां पे अगर कराची के एक छोटे से ऑफिस के अंदर के अगर लेट्स से उसका एक लिंक डाउन हो रहा है, यू डोंट वांट टू सेंड दीज अपडेट यूजिंग द T1 कनेक्शन, या आपके पास बहुत ही स्मॉल एक बैंडविड्थ का सीरियल लिंक है, उसके जरिए आप एरिया 0 तक उसको नहीं पहुंचाओगे, बिकॉज इज रेलिवेंट। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि इस लेट्स से कि अगर एरिया 2 के अंदर ये लिंक डाउन हुआ है तो इस एरिया 2 के हर एक राउटर को जरूर पता होगा कि ये फलां लिंक डाउन हुआ है, वो फ्लडिंग एरिया 0 तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। उसके बाद लेट मी क्लियर ऑल दिस मेस। जैसा कि हमने देखा कि राउटर्स इन द सेम एरिया हैव द सेम टोपोलॉजी टेबल सो दैट द ट्रिगर्ड अपडेट्स कैन बी लोकलाइज्ड, कि एक एरिया के अंदर
उनका जो टोपोलॉजी टेबल है वो हर एक राउटर का सेम होगा, ताकि जो भी ट्रिगर्ड अपडेट हो वो लोकलाइज की जा सके। अगर यहाँ पे एक लिंक डाउन होता है तो उसकी फ्लडिंग एरिया 0 में ना हो, यहाँ पे लिंक डाउन होता है तो उसकी फ्लडिंग दूसरे एरिया के अंदर किसी भी वजह से ना हो, या एरिया 0 के अंदर अगर कोई लिंक डाउन होता है तो वो इन एरियाज तक उसकी कोई डिटेल ना पहुंचे। Then what we also need, we need to have a hierarchical design. किसी भी प्रोटोकॉल को डिजाइन करने के लिए that's one of the best recommendation कि hierarchy होनी चाहिए। अब hierarchy किस चीज में होनी चाहिए? hierarchy होनी चाहिए on the IP addressing scheme। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे कुछ राउटर्स को IP एड्रेस दे रहे हैं जी 10.10.1.0/24, 10.10.20/0/24, 10.10.30.0/24, और फिर हम यहाँ पे शुरू हो गए हैं 172.16.0.0/24, और फिर हमने यहाँ पे रख दिया 192.168। ऐसा डिजाइन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी उस डिजाइन के अंदर। उसकी रीजन क्या है कि द अनदर पॉइंट ऑफ दिस एरिया के हम ये जो एबीआर लगा रहे हैं इस पे हम दिस समथिंग कॉल्ड समराइजेशन करते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास इस एरिया के अंदर we have 10.10.1.0/24 एंड यहाँ पे ये हमारे पास थर्ड ऑक्टेट जो है ये हमारे पास आ रहा है लेट्स से के 220। तो 20 डिफरेंट नेटवर्क्स हम इस एक एरिया के अंदर रन कर रहे हैं। व्हाट वी डोंट वांट कि हम ये 20 के 20 नेटवर्क एरिया 0 में एडवर्टाइज करें, बिकॉज इमेजिन कि ये एरिया 0 एरिया 1 से कनेक्टेड है, एरिया 2 से कनेक्टेड है, एरिया 3 से कनेक्टेड है, एरिया 4 से कनेक्टेड है। यहां से 20 नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं, यहां से 20 नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं, यहां से लेट्स से 10 नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं, लेट्स से यहां से 40 नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं। तो एरिया 0 के पास जो डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके एरिया 0 के राउटर्स के पास जो हमारे पास जो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए व्हाट वी डू कि हम इन 20 नेटवर्क की एक समराइजेशन करके और उस एक समरी एड्रेस को एरिया 0 में एडवर्टाइज करते हैं। तो लेट्स से हम यहां से एडवर्टाइज कर देंगे 10.10.0.0/16। मैं बहुत बड़ा एक सबनेट जो है वो बना के इसको एडवर्टाइज कर रहा हूं एरिया 0 में। इसी तरह हम एक समरी एड्रेस एरिया 3 से एडवर्टाइज करेंगे, एक समरी एड्रेस एरिया 4 से एडवर्टाइज करेंगे और एक समरी एड्रेस एरिया 2 से एडवर्टाइज करेंगे। अब रादर देन कि इसके पास 40-50 डिफरेंट नेटवर्क्स हो, इसके पास 4 समरी एड्रेसेस हैं और एरिया 0 के इन एबीआर्स को पता है कि नेटवर्क तक कहां लेके जाना है। वेल एरिया 0 के हर तकरीबन राउटर को ही पता है कि अगर लेट्स से कि कोई ट्रैफिक 10.10.0.0/16 की तरफ जा रही है तो उसे मैंने इस एबीआर की तरफ भेजना है। आगे मुझे नहीं पता कि ये नेटवर्क एग्जैक्टली कहां कनेक्टेड है, लेकिन एबीआर को जरूर पता है कि आगे ये पर्टिकुलर ट्रैफिक जो है लेट्स से ट्रैफिक जो है वो डेस्टिन्ड हो रही है 10.10.1.0 को डेस्टिन्ड हो रही है। तो इस एबीआर को पता है कि वो नेटवर्क इस पर्टिकुलर राउटर से अटैच है और वो ट्रैफिक उसकी तरफ भेज देगा। तो इसलिए समराइजेशन करने के लिए हमारा हायरार्की में होना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने वो पहले मैंने आपको ये दिखाया कि हम कुछ 10 के नेटवर्क रन कर रहे हैं, फिर हम 172 के एक ही एरिया में अंदर शुरू हो जाते हैं 172.16.0.0, फिर 192.168.1.0। इस तरह अगर हम एक ही एरिया में रन करेंगे तो फिर समरी करना काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपके वो नेटवर्क एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, आप डिफरेंट क्लासेस यूज कर रहे हैं, डिफरेंट सबनेट्स यूज कर रहे हैं। व्हाट यू कैन डू कि आप एरिया 2 के अंदर 10 का नेटवर्क यूज कर लें, आप एरिया 1 के अंदर लेट्स से 10 का नेटवर्क यूज कर लें, एरिया 2 के अंदर 192.168.0.0/24 आप कुछ भी यूज कर लें, एरिया 3 के अंदर आप 172, क्योंकि एबीआर के अंदर जब आप समराइज करेंगे तो अगर आपका पूरे का पूरा एरिया जो है वो किसी भी एक
क्लास से आ रहा है, let's say 172.16.0.0 से फर्ज करो आ रहा है, तो आप उसको इजीली समराइज कर सकते हैं. सो दैट्स द गुड थिंग ऑफ दीज ABRs. उसके बाद यहां पे हमारे पास एक और चीज आती है कॉल्ड ASBR. सो लेट्स से ये एरिया 0 यहां पे कनेक्टेड है एक और नेटवर्क से, यहां पे एक राउटर है. अब यहां पे क्या है, ये जो सारे राउटर्स हैं, सारे के सारा हमारा जो OSPF की जो पूरी की पूरी डोमेन है, ये पूरी की पूरी डोमेन इज योर वन ऑटोनोमस सिस्टम, AS. जब भी आपने इस डोमेन से बाहर जाना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस राउटर, और इस राउटर को हम कहेंगे ASBR. और सबसे मेनली जब हम इस राउटर को यूज करेंगे ASBR को, इज टू गो टूवर्ड्स द बिगेस्ट नेटवर्क, इंटरनेट. बट इट ऑल्सो कैन बी, लेट्स से कि ये OSPF यहाँ पे किसी EIGRP के नेटवर्क से अटैच है या RIP नेटवर्क से अटैच है, तो भी इसको ASBR ही कहेंगे. ये ASBR से ही होकर बाहर निकलेगा. इसके साथ कुछ डिजाइन रिकमेंडेशन देता चलूं कि अकॉर्डिंग टू सिस्को, what Cisco says कि each router should have no more than 60 adjacent neighbor. किसी भी एक राउटर के पास 60 से ज्यादा नेबर्स नहीं होने चाहिए. द रीजन इज अगेन कि वो अगर 60 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो इतना प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोसेस हो जाएगा कि राउटर आपका क्रैश कर सकता है, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो जो है पूरी तरह आपके एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा, और वो किसी भी टाइम क्रैश हो सकता है. उसका CPU क्रैश हो सकता है, उसकी मेमोरी क्रैश हो सकती है, कुछ भी उस राउटर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है. Then the second recommendation is each area should have no more than 50 routers in one area. तो कोई भी एरिया जो है उसके अंदर you should not have more than 50 routers, because imagine कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी कोई ट्रिगर्ड अपडेट होगी, SPF एल्गोरिदम हर एक राउटर रन करेगा और उस SPF को रन करके अपना जो रिजल्ट है वो उसको अपने रिब के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस या राउटिंग टेबल के अंदर डालेगा. बट इफ यू हैव मोर देन 50 राउटर्स, वो जो रोड मैप है उस राउटर के लिए वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसके प्रोसेसर के लिए, उसकी मेमोरी के लिए वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए रिकमेंडेशन इज, आई नो सर्टेन एरिया जहां पे लोग 70, 80, इवन 100 राउटर यूज कर रहे हैं एरिया के अंदर. दैट्स नॉट द केस के यूज क्या किया जा रहा है रियल मार्केट में. बट द रिकमेंडेशन इज कि अगर आपने अपने एरिया को स्टेबल रखना है तो यू शुड नॉट यूज मोर देन 50 राउटर्स इन वन एरिया. और फाइनली के each router in OSPF domain should not attach to more than 3 areas. के आपका एक राउटर जो है वो 3 से ज्यादा एरियाज के साथ अटैच ना हो. लाइक इस वक्त ये जो राउटर है ये 2 एरिया से कनेक्टेड है, एरिया 1 और एरिया 0. लेट्स से मैं यहाँ पे एक और एरिया लगा देता हूँ, एरिया 10. यहाँ पे एक और एरिया लगा देता हूँ, एरिया 30. तो अब इसके पास 1, 2, 3, 4 इसके पास एरिया हो गए. तो रिकमेंडेशन इज ओनली 3. यू शुड हैव 1, 2 एंड 3, नॉट मोर देन 3, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो राउटिंग की जो फ्लडिंग है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है. सो लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट मच डिटेल अभी, क्योंकि फॉर दैट हमें LSAs को डिस्कस करना है, LSAs की टाइप्स को डिस्कस करनी है, कौन से एरिया में किस किस्म की नेटवर्क फ्लडिंग होती है, किस किस्म की नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट होती है, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल में बड़े आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे. बट टेक दिस डिजाइन रिकमेंडेशन फ्रॉम मी के जो सिस्को रिकमेंड करता है कि आप अपने OSPF डिजाइन को, OSPF को जब भी डिजाइन करें, इन 3 चीजों का एटलीस्ट मिनिमम जरूर ख्याल रखें.
Now we're gonna look at adjacency formation process. OSPF को थोड़ा डीमिस्टिफाई करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर से मिट्टी हटाने की कोशिश करेंगे, कि थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि OSPF की एक्चुअल जो नेबर फॉर्मेशन होती है वो होती कैसे है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. देयर आर सर्टन फेजेस, देयर आर डिफरेंट फेजेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं OSPF की एडजेसेंसी को कंप्लीट करने में. उसका वो जो नेबर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में कुछ फेजेस इन्वॉल्व होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट दैट. ये फेजेस को समझना जरूरी इसलिए है बिकॉज एक तो ये आपको OSPF का थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज देगा कि OSPF फ्रॉम ग्राउंड जीरो कैसे काम करता है, शुरू कैसे होता है. सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब आप OSPF को ट्रबल शूट करते हो और आपका OSPF का नेबर अपनी आ रहा, सो दीज विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड के इस वक्त आपकी नेबर की एजेंसी वो किस फेज के अंदर स्टक हुई है और उस फेज के अंदर क्या इश्यू हो सकते हैं. दीज आर द फेजेस जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज. सबसे पहले क्या होता है, आपने OSPF की कमांड एंटर की, राउटर OSPF, आपने उसको आईडी दी और फिर उसके बाद आपने उसको उसके अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज किए. जो ही आपने नेटवर्क की कमांड एंटर की इंटरफेस के ऊपर, सॉरी नॉट ऑन इंटरफेस, ऑन अ ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, सबसे पहला काम क्या हुआ कि राउटर ने उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर जाकर जिस पर वो नेटवर्क रन हो रहा है उसके ऊपर जाकर OSPF के प्रोसेस को ऑन किया. अब जो ही OSPF का प्रोसेस ऑन हुआ, सबसे जो पहला काम होगा वो होगा राउटर अपनी राउटर आईडी डिटरमिन करेगा. अच्छा, ये जो राउटर आईडी जो डिटरमिन होगी ये उस वक्त होगी जो ही आपने ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में राउटर OSPF की कमांड दी, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है उसके फौरन बाद ही. अब राउटर ने राउटर आईडी कैसे डिटरमिन करनी है और राउटर आईडी है क्या. Router ID is simply the name of the router in OSPF process and represented like IP address. एक पूरी OSPF की डोमेन में किसी भी राउटर का जो नाम होता है OSPF के अंदर, दैट्स कॉल्ड राउटर ID. और उसका जो फॉर्मेट है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसकी है like an IP address. Now your router ID can be, let's say, 1.1.1.1, yeah, it could be 10.10.10.10, yeah, it could be anything, any IP address like formation 192.168.1.1. अब यहां पे ये बात समझना जरूरी है कि लाजमी नहीं है कि आपके पास ये जो IP एड्रेस जो आपकी राउटर आईडी बन रही है वो उस पर्टिकुलर राउटर का IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ वो किसी भी इंटरफेस पर. कंफ्यूज्ड? लेट्स लुक एट दिस. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास एक राउटर के अंदर तीन इंटरफेसेस हैं. यू हैव फास्ट ईथरनेट 0/0, you have fast ethernet 0/1, and you have fast ethernet 1/1. 0/0 पे आपने जो IP एड्रेस दिया हुआ है वो है 10.10.10.1, इसका मास्क है /24. 0/1 का जो IP एड्रेस है वो है 20.20.20.1/24 और 1/1 का है 30.30.30.30/24. अब राउटर क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा, अगर आप जो ही आपने OSPF का प्रोसेस ऑन किया, कि इन सब में से हाईएस्ट IP एड्रेस कौन सा है. हमारे पास हाईएस्ट IP है 30.30.30.30. तो ये 30.30.30.30 आपकी OSPF की राउटर आईडी बन जाएगी.
लेकिन लेट्स से अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि लेट मी रिमूव दिस, कि आपके पास ये 3 इंटरफेसेस हैं, लेकिन एक और इंटरफेस है आपके पास लूप बैक 0 और उसकी आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। अब यहां पे क्या होगा कि लूप बैक एड्रेस जो है उसको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द फिजिकल इंटरफेस। तो अब आपकी जो राउटर आईडी बनेगी वो होगी 1.1.1.1। डजेंट मैटर कि आपके पास फिजिकल इंटरफेसिस में जो आईपी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है उसमें 30.30.30.30 जो है वो सबसे बड़ा है, इट डजेंट मैटर, लूप बैक ऑलवेज विन। तो लूप बैक के अंदर जो भी आईपी एड्रेस है वो विन करेगा। अगर अब आपके पास लेट्स से यू हैव टू लूप बैक्स, so let's say we have loop back 10 with 2.2.2.2, then the highest IP of the loopback wins। तो ये वाला जो आपका आईपी एड्रेस है ये बनेगा राउटर आईडी। अब यहां पे एक और चीज है, लेट्स से कि मैं जाता हूं राउटर के अंदर एंड आई से राउटर OSPF लेट्स से 1। व्हाट आई कैन डू, मैं इस राउटर को राउटर आईडी हार्ड कोडेड दे देता हूं, मेंशन कर देता हूं कि कुछ भी हो जाए राउटर आईडी ये रहे। लेट्स से आल्सो कि इस राउटर के अंदर जो इंटरफेस है वो हमारे पास आईपी एड्रेसेस उनके सेम ही है 10.10.10.1, दूसरा इंटरफेस है 20.20.20.20 और तीसरा इंटरफेस है 30.30.30.30 और लूप बैक हमारे पास भी है 1.1.1.1। ये 4 इंटरफेस हैं हमारे पास एक राउटर में कॉन्फ़िगर हुए हैं। यहां जो मैं राउटर आईडी मेंशन करूंगा, मैं कहता हूं ये राउटर आईडी होगी लेट्स से 8.8.8.8। तो ये एक परफेक्टली फाइन राउटर आईडी है। ये राउटर आईडी शुड नॉट बी अ कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस ऑन द राउटर। ये राउटर आईडी बेशक उस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं की हुई है तब भी इसको राउटर आईडी कंसिडर किया जा सकता है। इट डजंट हैव टू बी कि वो जो भी आईपी एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो एज अ राउटर आईडी वो उस राउटर के ऊपर एज एन आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ हो। आई होप कि अभी इसकी थोड़ी सेंस बनी होगी। तो हमने देखा कि राउटर आईडी होती क्या है और उसका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वो विन करती है और हम उसको हार्ड कोड भी कैसे कर सकते हैं। बट ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि लेट्स से कि हमारे पास राउटर के अंदर इनिशियली ये 3 इंटरफेसेस जो हैं वो कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। इसी के साथ हमने राउटर OSPF को ऑन किया, सो आई सेड राउटर OSPF 1। मैंने राउटर आईडी नहीं दी, मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली चूज करो, तो ये वाली जो है वो आईपी एड्रेस वो राउटर आईडी बन जाएगी। अब लेट्स से ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या हुआ कि मैंने इसमें लूप बैक एड्रेस ऐड कर दिया कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो क्या होगा, क्या OSPF का प्रोसेस रीसेट होगा क्योंकि अब हमने लूप बैक का जो है वो आईपी एड्रेस दे दिया है, तो ये राउटर आईडी बननी चाहिए? नो, इट विल नॉट। कोई भी राउट OSPF का जो प्रोसेस है वो तब तक नई राउटर आईडी को चूज नहीं करेगा जब तक कि 1 के आप राउटर के OSPF के प्रोसेस को रीसेट करो, दोबारा से एस्टेब्लिश करो या राउटर को रीबूट करो। ये दोनों प्रोसेस जब तक नहीं होंगे, जो राउटर आईडी OSPF डोमेन में चल रही होगी वही चलती रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा ड्यू टू एनी रीजन। इवन दो कि मैं लेट्स से कि यहां पे मैं OSPF की कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर देता हूं, मेरा नेबर अप हो जाता है और अब मैं जाता हूं दोबारा राउटर OSPF के अंडर और मैं कहता हूं राउटर आईडी लेट्स से 8.8.8.8, तब भी राउटर आईडी 8.8.8.8 नहीं होगी क्योंकि राउटर ने ऑलरेडी एक राउटर आईडी को सिलेक्ट कर लिया है और वो थ्रू आउट उसी को लेके चलेगा अनटिल अनलेस मैं क्या करूं कि मैं
OSPF के प्रोसेस को क्लियर करूं या राउटर को रीबूट करूं। अब जब OSPF री-एस्टैब्लिश होगा तो ये 8.8.8.8 को अपनी राउटर आईडी एज अ राउटर आईडी एक्सेप्ट करेगा। सो दैट्स द होल प्रोसेस एंड आइडिया ऑफ राउटर आईडी। सो यू कैन सी, आई मीन दे आर वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड थिंग जो होगी आफ्टर सेलेक्टिंग राउटर आईडी, दैट इज इंटरफेस विल बी एडेड टू द लिंक स्टेट डेटाबेस। तो जो भी आपने नेटवर्क एडवर्टाइज किया, राउटर देखेगा अच्छा ये नेटवर्क जो है ये किस इंटरफेस पे रन हो रहा है। ओके, लेट्स से कि वो रन हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 पे। वो इंटरफेस OSPF के लिंक स्टेट डेटाबेस में ऐड हो जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे OSPF का प्रोसेस रन हो रहा है। थर्ड थिंग जो हमारे पास जो फेज है, जो स्टेट है, दैट्स कॉल्ड डाउन स्टेट। अगर आप करें शो IP OSPF नेबर, और लेट्स से कि हमारे पास नेबर का IP एड्रेस है 10.10.10.2, और अगर यहाँ पे उसके सामने हमारे पास, हम अपनी लैब्स में ये चीजें देखेंगे कि अगर सामने उसके हमारे पास डाउन शो रहा हो तो दैट मीन्स कि एट द मोमेंट ये जो फेज है OSPF नेबर फॉर्मेशन का, इस वक्त वो डाउन है। अब डाउन फेज में क्या हो रहा होता है कि एक राउटर जो है, तो हमारे पास ये एक राउटर है, दूसरा राउटर है, ये राउटर इसको हेलो भेज रहा है। पहला हेलो जो OSPF के अपने OSPF का एक राउटर जो है वो अपने नेबर को भेज रहा है, और इस हेलो पैकेट ये जो अपने नेबर को भेज रहा है, इसमें कुछ चीजों का होना लाजमी है। सबसे पहले तो इसके अंदर राउटर आईडी होगी। जो भी इस राउटर ने अपनी राउटर आईडी सिलेक्ट की है, वो राउटर आईडी इस राउटर को बताएगा कि भी मेरी ये राउटर आईडी है। दूसरा इसको बताएगा कि मेरा हेलो एंड डेड इंटरवल क्या है, जो भी डिपेंड ऑन कि आप कौन सा नेटवर्क टाइप यूज कर रहे हैं, जो कि आप हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि OSPF में कितने नेटवर्क, कितने टाइप्स के नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं। सो उस हिसाब से जो भी लेट्स से कि जो कॉमन हेलो एंड डेड इंटरवल यूज होते हैं, जो ईथरनेट इंटरफेस पे यूज होते हैं, वो है 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। So 10 second is our hello and 30 second is a dead interval, यानी कि before a route can be considered dead या not reachable anymore, it can only be done कि जब ये 10 second का दुरानिया, let's say कि एक राउटर को रिसीव हो रहा है, इसको हेलो मैसेज रिसीव हुआ नेबर का 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड में इसको हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद वो अनदर 30 सेकेंड वेट करेगा कि शायद मुझे हेलो रिसीव हो जाए। अगर रिसीव ना हुआ तो वो उस नेबर को डेड कंसिडर करेगा, यानी टोटल 40 सेकेंड बाद एक राउटर अपने OSPF नेबर को डेड कंसिडर करेगा। उसके बाद जो इस हेलो पैकेट के अंदर जो डिटेल जाएगी वो होगा नेटवर्क मास्क। इस इंटरफेस पे जो भी मास्क कॉन्फ़िगर हुआ है /16/24 वो जाएगा। अब इसका जाना क्यों जरूरी है, लीव दैट फॉर नाउ। हम अपने अगले लेक्चर में जब हम नेटवर्क टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे /24 जो है वो कॉन्फ़िगर किया हो, लेकिन जा /32 रहा हो। विल डिस्कस दैट अपने अगले लेक्चर्स में। तो फॉर नाउ जस्ट कंसिडर कि इस पर्टिकुलर हेलो पैकेट के अंदर नेटवर्क मास्क का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज एरिया आईडी। ये राउटर इसको बताएगा भी मेरे एरिया की जो आईडी है वो क्या है, एरिया 0 है, एरिया 1 है, 2 है, जो भी उसकी आईडी होगी। उसके बाद वो बताएगा कि भी मेरे पास इस वक्त ये फला नेबर जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कवर कर चुका हूं। लेट्स से कि ये राउटर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक या दो डिफरेंट OSPF नेबर से कनेक्टेड है, तो ये इसको बताएगा कि भी मैं इस राउटर और इस राउटर के साथ ऑलरेडी नेबर रिलेशनशिप में मौजूद हूं। इसी तरह जब ये हेलो पैकेट इस तक पहुंचेगा, इसको पता होगा कि अच्छा ये तो मेरा नेबर बन ही रहा है, उसके साथ ये दो और नेबर भी हैं इस नेबर के। तो इसी तरह ये
डिस्कवरी चलती है कि इस पर्टिकुलर राउटर को पता चलता जाएगा कि पूरे एरिया के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद डीआर बीडीआर एड्रेसेस इसके पास होंगे। डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा। वेल इट शुड बी रियली एड्रेसेस के उस नेटवर्क का डीआर और बीडीआर क्या है। फॉरगेट दैट फॉर नाउ कि ये डीआर बीडीआर क्या चीज है, अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये डीआर और बीडीआर पे कि पूरा एक लेक्चर होगा डीआर और बीडीआर पे इटसेल्फ। तो ये डीआर और बीडीआर की डिटेल भी जाती है नेबर को उस हेलो पैकेट के अंदर, उनके एड्रेसेस मेंशन होते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन पासवर्ड भी होता है। अगर हम कोई ऑथेंटिकेशन रन कर रहे हैं इस लिंक के ऊपर ओएसपीएफ के अंदर तो वो भी नेबर को पता चलता है। अब जब ये हेलो पैकेट जो नेबर तक पहुंचता है, नेबर जब ये इसको देखता है तो सर्टेन चीजें मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पे रेड मेंशन की है रेड कलर में, ये डिटेल दोनों राउटर्स की सेम होनी चाहिए। हेलो एंड डेड इंटरवल दोनों राउटर्स पे सेम होने चाहिए। नेटवर्क मास्क दोनों राउटर पे सेम होना चाहिए। नेट एरिया आईडी दोनों राउटर पे सेम होनी चाहिए और ऑथेंटिकेशन पासवर्ड दोनों का सेम होना चाहिए। ये सेम होंगी तो ही ये अगले फेज में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उसके बाद हमारा जो फेज है वो है इनिट स्टेट, जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजिंग स्टेट एज वेल। अब इनिट स्टेट में क्या होगा, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम राउटर आईडी को डिस्कवर कर चुके हैं। हम राउटर आईडी डिस्कवर करने के बाद इंटरफेस को डेटाबेस के अंदर ऐड कर चुके हैं और हमने क्या किया है कि हमने हेलो पैकेट को सेंड किया है टुवर्ड्स अवर नेबर। अब इस हेलो पैकेट में हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या चीजें उस हेलो पैकेट के अंदर मौजूद होती हैं। अब जब ये हेलो पैकेट इस नेबर को मिलेगा तो वो क्या करेगा, जैसा कि हमने कहा कि वो चेक करेगा कि भाई क्या मेरे और जो जिस नेबर से ये हेलो पैकेट आ रहा है, क्या हम दोनों के हेलो डेड इंटरवल सेम है। ओके नेक्स्ट। क्या हमारा नेटवर्क मास्क सेम है, फाइन नेक्स्ट। क्या हमारी एरिया आईडी सेम है, ओके फाइन नेक्स्ट। क्या हमारी ऑथेंटिकेशन अगर पासवर्ड है तो क्या वो हम दोनों का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये चीजें मैच करती हैं तो आपका ओएसपीएफ एडजेसेंसी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो अगले फेज में जाएगा। अगर ये इनमें से कोई भी चीज मैच नहीं कर रही, दैट मीन्स के अगला फेज स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आप ये कमांड देते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की और नेबर के सामने आप इनिट स्टेट देख रहे हैं और आप ये देख रहे हो कि ये इनिट स्टेट में स्टक हुआ है ये नेबर, इससे आगे नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि आपका कोई ना कोई पैरामीटर इसमें से मैच नहीं कर रहा। दैट कुड बी द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये काम शायद ना कर रहा हो और ये इनिट स्टेट में फंसा हो। अब लेट्स से कि ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, उसके बाद क्या होता है कि दिस adjacency formation goes into a next stage जिसका नाम है टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में क्या होता है, राउटर चेक इफ द नेबर रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई मीन इट कुड ऑल्सो बी कि ये नेबर पहले ही फॉर्म हो चुका है और नेबर फॉर्मेशन के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को सिर्फ हेलो भेज रहे हैं। सो ये जो हेलो मेरे पास आया ये सिर्फ एक नॉर्मल हेलो है, इसमें मुझे कोई चेक करने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये उसने सारी चीजें चेक की, अपने हेलो डेड इंटरवल, नेटवर्क मास्क, एरिया आईडी, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। अगर तो नेबर ऑलरेडी फॉर्म है तो उसने डेड इंटरवल्स को रीसेट किया और हेलो को वापस रिटर्न कर दिया कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं इधर ही हूं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर ये नेबर एग्जिस्ट नहीं करता, इस राउटर को पता चल जाएगा कि भाई ये नेबर तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो अगली स्टेट में चला जाएगा। अगली स्टेट है इज कॉल्ड एक्स स्टार्ट स्टेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज स्टार्ट फेज एज वेल। कि यहां पे अब एक्सचेंज का प्रोसेस, जो राउट्स का एक्सचेंज का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बनता है दोनों राउटर्स का।
So one router become master, another router become slave. I know weird concept, but ऐसे ही है कि ये एक जो है वो मास्टर बनता है, दूसरा स्लेव बनता है, और वो किस बेसिस पे बनता है? आप इंटरफेस के ऊपर यू डू समथिंग कॉल्ड प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी सेट करते हो। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस पे जो प्रायोरिटी होती है वो सेट होती है 1। तो अगर आपने कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट दोनों इंटरफेस पे 1 होगी। तो फिर क्या होगा कि राउटर आईडी को देखा जाएगा, दोनों राउटर में से जिसकी भी राउटर आईडी हायर होगी, बड़ी होगी, वो मास्टर बनेगा और दूसरा जो राउटर होगा वो स्लेव बनेगा। और द होल पॉइंट ऑफ दिस मास्टर एंड स्लेव कि कौन पहले जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, दैट्स ऑल। दिस होल प्रोसेस के मास्टर एंड स्लेव का कि कौन पहले एडवर्टाइजमेंट भेजेगा और कौन जो है वो ये डिसाइड करेगा कि अब हमें ये फेज से निकलकर अगले फेज में जाना चाहिए। दैट्स द होल पर्पस ऑफ मास्टर। स्लेव जो है वो सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो करता है। तो हमने ये देखा कि master initiate exchange and decide when to move to next phase. Master is determined by priority. If same, router ID will break the tie. तो ये हमने देखा कि अगर राउटर आईडी सेम हो तो सॉरी अगर प्रायोरिटी सेम हो तो राउटर आईडी जो है वो जो भी हायर राउटर आईडी जिस भी राउटर की होगी वो मास्टर बनेगा। अब लेट्स से कि इस राउटर की राउटर आईडी जो है वो हायर है, ये मास्टर बन जाता है, ये स्लेव बन जाता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि मास्टर अपने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट भेजेगा स्लेव को। इज कॉल्ड डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन? लेट्स से आई गिव यू अ सीसीएनपी राउट बुक। मैंने आपको सीसीएनपी राउट की बुक दी है और मैंने आपको कहा है कि यार मुझे जरा बताओ कि इस बुक के अंदर क्या है। मुझे नहीं पता कि इस बुक के अंदर क्या है, सिर्फ मुझे एक समरी दो कि इस बुक के अंदर क्या है। आप द बेस्ट वे टू डू इट, आप क्या करोगे? आप उसके देखोगे जो इंट्रोडक्शन है उसका, उसके अंदर जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर की हेडिंग मुझे जो है वो बता दोगे। आप कहोगे कि भाई सर इसके अंदर जो है वो पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का है, दूसरा चैप्टर जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का है, उसके अंदर फिर जो है वो रिप का चैप्टर है, ईआईजीआरपी का चैप्टर है, ओएसपीएफ का चैप्टर है, बीजीपी का है, और फिर उसके बाद फाइनल हमारे पास IPv6 का चैप्टर है, एंड दैट्स इट। मैं कहता हूँ ओके, मुझे रिप भी आता है, मुझे जो है वो EIGRP भी आता है, बट मुझे OSPF नहीं आता। तो मैं फिर क्या डिमांड करूंगा कि मुझे OSPF का जितना भी तुम्हारे पास मटेरियल है वो सारे का सारा दे दो। तो अब इस एग्जाम्पल से अगर हम देखें कि जो आपने मुझे चैप्टर बताए थे, जो एक समरी बताई थी कि भी सर इतने ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर हैं इस बुक में, ये नाम है उनके, तो दैट्स डीबीडी, दैट्स डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। बहुत ही समरी कि भी मेरे पास ये नेबर है, ये मेरे पास राउट की एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल है। जो ही ये राउट एडवर्टाइजमेंट मास्टर पहले भेजता है स्लेव को, और फिर स्लेव अपनी डीबीडी भेजता है कि भी मेरे पास ये समरी है, जो मेरे पास डिटेल है, जो मेरे पास राउट्स हैं, ये समरी है उसकी। तो वो उसने जो बुक का वो जो पहला पेज है ना जिसपे सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, मास्टर ने पहले अपने भेजे और फिर स्लेव ने अपने भेजे। अब इसके बाद जो ही ये प्रोसेस खत्म हुआ कि मास्टर ने भेजे और फिर स्लेव ने भेजे, अब क्योंकि मास्टर ने पहले भेजे थे तो स्लेव ने क्या किया? स्लेव ने अब ये अगले फेज में चला गया कॉल्ड लोडिंग स्टेट। इसमें क्या हुआ कि क्योंकि मास्टर ने पहले अपने डीबीडीज भेजे थे, सो मास्टर ने यहां पे डीबीडी भेजे, स्लेव ने उसको देखा, जैसा कि आपने मुझे बताया कि अच्छा ये चैप्टर है, और मैंने फिर आपको क्या कहा? मैंने कहा यार मुझे OSPF का नहीं पता, मुझे OSPF की सारी डिटेल दे दो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्लेव डू। स्लेव ने उस समरी को देखा और उसमें उसने कहा कि यार ये नेटवर्क मेरे पास नहीं है। लेट्स से कि इसके ये राउटर जो है ये लर्न कर रहा है 192.168.1.
0/24। ये राउटर कह रहा है यार मेरे पास इसकी डिटेल कोई नहीं है, पूरी डिटेल कि ये कैसे है, किस राउटर से आ रहा है, किस नेबर से आ रहा है, क्या उसकी डिटेल क्या है। ये डिटेल फिर इससे मांगेगा पूरी डिटेल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे पूरा ओएसपीएफ का चैप्टर दो। इसी तरह स्लेव जो है पूरा रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस नेटवर्क की पूरी डिटेल दो। यहां पे एक बात मेंशन करना मैं भूल गया कि ये जो एक्सचेंज फेज है ये तभी खत्म होगा, या आई शुड से तभी ये शुरू होगा। सबसे इसके शुरू होने में सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है एमटीयू वैल्यू ऑन बोथ साइड। एमटीयू दोनों राउटर्स का मैच करना चाहिए। अगर एमटीयू मैच नहीं करेगा, लेट्स से यहां पे एमटीयू है 1500 और यहां पे है 1450, तो ये एक्सचेंज एक्स स्टार्ट फेज में आपका नेबर स्टक हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो अगर आप ट्रबल शूट कर रहे हैं और आप शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की कमांड में आप देख रहे हो कि यार ये नेबर तो एक्स स्टार्ट फेज में फंसा हुआ है, द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक, दोनों साइडों पे एमटीयू देखें और मोस्ट लाइकली कि वो एमटीयू का ही कोई इश्यू निकलेगा। अब हम लोडिंग स्टेट में बात कर रहे थे, तो स्लेव ने कहा कि भाई मुझे इस नेटवर्क की डिटेल दो। ये जो डिटेल इसने मांगी, दिस इज कॉल्ड एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। स्लेव ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे तुमने डीबीडी तो भेजी है, उस डीबीडी के अंदर एक नेटवर्क था जिसकी मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, तो प्लीज मुझे उसकी डिटेल दो। वो रिक्वेस्ट को हमने उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को, उस पर्टिकुलर मैसेज को, वो जो मैसेज हमने मास्टर की तरफ भेजा, दैट इज कॉल्ड एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। फिर मास्टर ने क्या किया, मास्टर ने इसको सारी डिटेल दी, इसका नेक्स्ट हॉप, इसकी मास्क, इसका जितना भी उसके पास मास्टर को जो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में पता है वो सारी की सारी स्लेव को बता दी, एंड दैट इज कॉल्ड LSU, लिंक स्टेट अपडेट। इसी तरह मास्टर फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करता है, जो उसको स्लेव से डीबीडी मिली थी, उस डीबीडी में देखता है कि अच्छा मेरे पास ये इसकी डिटेल है, इसकी डिटेल है, इसकी डिटेल, ओ मेरे पास इस एक नेटवर्क की डिटेल नहीं है। तो मास्टर ने स्लेव से रिक्वेस्ट की, वो पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट थी दैट्स कॉल्ड एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एंड देन स्लेव ने मास्टर को अपडेट भेजी LSU, और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट भेजी, एंड दैट्स कॉल्ड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। सो दे आर डिफरेंट पैकेट्स जो कि एक्सचेंज होते हैं इन द लोडिंग स्टेट। LSR जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही होती है, या मास्टर रिक्वेस्ट कर रहा है या स्लेव रिक्वेस्ट कर रहा है। LSU, लिंक स्टेट अपडेट, जिसमें रिक्वेस्ट दी जा रही है या मास्टर स्लेव को अपडेट दे रहा है या स्लेव मास्टर को अपडेट दे रहा है। और LSACK जिसमें एक्नॉलेजमेंट सेंड की जा रही है, लेट्स से कि मास्टर स्लेव को एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है कि भी मुझे तुम्हारी डिटेल मिल गई है, थैंक यू वेरी मच, अब मुझे इसके अलावा कोई डिटेल नहीं चाहिए। और स्लेव जो है वो मास्टर को सेंड कर रहा है एक्नॉलेजमेंट कि भाई मुझे सारी डिटेल मिल गई है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। यहां तक होने तक आपकी लोडिंग स्टेट, एक्नॉलेजमेंट जब दोनों की तरफ से आ जाती है तो लोडिंग स्टेट खत्म हो जाती है। देन द नेक्स्ट स्टेट इज फुल स्टेट। फुल स्टेट में क्या होता है कि दोनों नेबर्स जो हैं वो अब सिंक्रोनाइज हो गए हैं, दोनों ने एक दूसरे की डिटेल एक्सचेंज कर ली है, दोनों ने एक दूसरे से डीबीडीज एक्सचेंज कर ली हैं, LSRs एक्सचेंज हो चुकी हैं, LSUs एक्सचेंज हो चुके हैं, LS एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है। अब ये पूरा काम जो OSPF एडजेसेंसी का वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही चीज रह गई है करने के लिए, SPF एल्गोरिदम रन करेगा, दोनों राउटर्स SPF एल्गोरिदम रन करेंगे, और पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन जो SPF एल्गोरिदम के बाद आएगी उसको अपने अपने राउटिंग टेबल के अंदर डालते जाएंगे, एंड दैट इज इट। आपका नेबर फॉर्मेशन यहां पे अगर आप देखेंगे शो आईपी OSPF नेबर, तो आपको वो फुल नेबर नजर आएगा, और जो ही वो फुल होता है उसी वक्त SPF एल्गोरिदम रन होता है,
और राउटिंग टेबल जो है वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द नेबर फॉर्मेशन के पूरा एक OSPF का जो नेबर है वो कितने फेजेस से गुजरता है और उन फेजेस के अंदर भी क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन से एक्सचेंज हो रहे हैं पैकेट्स, किस वजह से वो फेज जो है वो स्टक हो सकता है। सो स्पेशली जब आप ट्रबल शूट कर रहे हो इन चीजों को, तो यू नीड टू कीप इट इन माइंड कि उस फेज में हो क्या रहा है। सो उन चीजों को फिर आप देखें कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। सो या दैट्स इट। इट्स हमने अपने इस पूरे लेक्चर के अंदर देखा कि OSPF का पूरा फॉर्मेशन जो नेबर फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, उसके कौन कौन से स्टेप्स थे और उन फेजेस के अंदर जो स्टेप्स थे उसके अंदर जो पैकेट्स जा रहे हैं उनके नाम क्या क्या थे, वो सारी डिटेल हमने इस लेक्चर में देखी। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो ये लेक्चर ऑलरेडी 55 मिनट का हो चुका है, बट समटाइम जब आप लेक्चर के फ्लो में चल रहे होते हैं, आई ट्राई वेरी माई वेरी बेस्ट, माई लेवल बेस्ट कि लेक्चर 40-45 मिनट से ज्यादा ना हो। बट क्या करूं, वो बस एक फ्लो में जब आप पढ़ जाते हो तो यू जस्ट डोंट स्टॉप, यू जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप। आई होप यू लाइक इट, आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने इस लेक्चर से गैदर की हो। आई होप आप अपनी स्टडीज के नोट्स बना रहे हो, और कोई भी क्वेश्चन हो आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक के उर्दू IT अकेडमी के पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।